आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य प्रकाश का हम अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय उल्लास का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं और द्वितीय उल्लास के प्रारंभ में आचार्य मम्मट ने शब्दों के और अर्थों के प्रकार बताए। शब्द 3 प्रकार का बताया: वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। और फिर उनके 3 ही प्रकार के अर्थ बताए: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और इसी प्रसंग में तात्पर्यावृत्ति का उल्लेख करते हुए अभिहितान्वयवाद और अन्वित अभिधानवाद का भी उन्होंने उल्लेख किया। अब यहाँ पर देखिए, वे शब्द के बाद अर्थों की व्यंजकता का कथन कर रहे हैं। शब्द व्यंजक होते हैं, ये कहा वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो व्यंजक शब्द है और फिर 3 कहा: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो ये तो 3 प्रकार हो गए शब्द के और अर्थ के। अब ये कहते हैं कि वाच्यार्थ भी व्यंग्यार्थ हो सकता है, वाच्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की अनुभूति होती है, लक्ष्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की अनुभूति होती है और व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ की अनुभूति होती है। उसी बात को अब ये यहाँ पर कह रहे हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि की स्थापना या व्यंग्यार्थ की महत्ता को बताने के लिए इन्होंने यहाँ पर इस कथन का उल्लेख किया है। क्या कहते हैं? सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि इष्यते। अपीष्यते, अपि में ह्रस्व ई है और इष्यते में भी ह्रस्व ई है, दोनों ई को मिलाकर दीर्घ हो गया है। तो सर्वेषां प्रायशो अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि इष्यते। सर्वेषां सभी अर्थानां अर्थों की व्यंजकता भी इष्ट है, अर्थात प्रायः सभी अर्थों से, अर्थों का तात्पर्य वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इन तीनों से, इन समस्त अर्थों की भी व्यंजकत्वम इष्यते, व्यंजकता अभीष्ट है। सर्वेषां प्रायशः अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि इष्यते। प्रायः सर्वेषां वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इन सभी अर्थों की भी व्यंजकता इष्यते, व्यंजकता अभीष्ट है। यहाँ पर देखिए, 2 बात कहना चाहते हैं मम्मटाचार्य कि शब्द ही नहीं, अर्थ भी व्यंजक होते हैं। वाचक शब्द सीधा सीधा अभिधा को कहता है, लाक्षणिक शब्द लक्ष्यार्थ को कहता है और व्यंजक शब्द कहा वह व्यंग्यार्थ को कहता है। लेकिन अर्थ के प्रसंग में वो कहते हैं कि अर्थों में, तीनों ही प्रकार के अर्थों में व्यंजकता होती है, अर्थात केवल शब्द ही नहीं, अर्थ भी व्यंजक होते हैं। एक बात। दूसरा, यहाँ पर जो अपि शब्द है, इस अपि पद का अन्वय अर्थानाम के साथ भी कहा गया है। ऐसा प्रदीप कुमार लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रदीप कार अभीष्ट है यहाँ पर, प्रदीप टीका जिन्होंने लिखी है तो प्रदीप कार का मत है कि यहाँ जो अपि पद है उसका अन्वय अर्थानाम के साथ है, अर्थात अर्थों की भी व्यंजकता अभीष्ट है। और वहीं पर उद्योत टीका लिखने वाले उद्योतकार का मत है कि यहाँ अपि पद का अन्वय व्यंजकता के साथ भी कहा गया है, अर्थात व्यंजकत्वम अपि इष्यते, अर्थात व्यंजकता भी कही गई है। इस कथन का तात्पर्य हुआ, या इस टीका का तात्पर्य हुआ कि वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, ये तीनों अर्थ अपने अतिरिक्त अन्य अर्थ की व्यंजना भी कर सकते हैं, अर्थात ये स्वयं के अर्थ को न छोड़ते हुए और फिर तीनों ही अर्थ अन्य अर्थ की भी व्यंजना कर सकते हैं। और यह अन्य अर्थ, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, अतिरिक्त अर्थ व्यंग्यार्थ ही होता है। तो ये 2 बातें यहाँ इससे स्पष्ट होती हैं प्रायशः शब्द का प्रयोग करने से। फिर तीसरी बात, जब आप विस्तार से लक्षणा और व्यंजना पढ़ेंगे तो वहाँ व्यंजना के जो कारक हैं, किनसे व्यंजना की अनुभूति होती है, उन कारकों का वर्णन किया जाएगा। तो स्वभावतः किसी भी अर्थ से हम व्यंग्यार्थ की जब कल्पना करते हैं या व्यंग्यार्थ की जब अनुभूति करते हैं तो वहाँ वक्ता का वैशिष्ट्य, बोद्धा का वैशिष्ट्य, प्रकरण का, देश, काल आदि अनेक कारक बताए जाएंगे। उन सब कारकों में से कारक का होना अनिवार्य है, चाहे हम वाच्यार्थ से
व्यंग्यार्थ की अनुभूति करें या व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अनुभूति करें, वहाँ वक्ता का, बोद्धा आदि का जो वैशिष्ट्य है वह कारक होता ही है। अब हम चलते हैं पहले अर्थ की ओर। तत्र वाच्यस्य यथा, मम्मट कहते हैं जैसे कि वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ। सबसे पहला अर्थ था वाच्यार्थ और उससे व्यंग्यार्थ की अनुभूति के लिए उदाहरण देते हैं। मातुर गृहोपकरणम अद्य खलु न अस्ति इति साधितं त्वया तद्भण किं करणीयम एवं एव न वासरः स्थायी। कोई नायिका है, अपनी माता से कहती है, माता गृहोपकरणम, घर के सामान, अद्य आज, खलु निश्चित रूप से, न अस्ति नहीं है, इति त्वया साधितम, इति तुम्हारे द्वारा ऐसा, त्वया साधितम कहा गया था, अर्थात साधित किया गया था, अर्थात तुमने कहा था कि आज घर में सामान समाप्त हो गया है। तद तो फिर, भण कहो, किम करणीयम क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है, एवं एव इस ही प्रकार से, न नहीं रहेगा, वासरः दिन स्थायी, दिन इसी प्रकार से स्थायी नहीं रहेगा। अर्थात कोई नायिका, और नायिका भी कैसी, जो स्वच्छंदचारिणी है, स्वैर विहारिणी है, प्रिय के पास रमण के लिए जाना चाहती है, वह अपनी माता से कह रही है, मातर गृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति इति साधितम त्वया, त्वया साधितम तुमने ही कहा था, तुमने बताया था कि अद्य आज गृहोपकरणम घर में ईंधन, शाक आदि सामग्री नहीं है। तद्भण तो फिर कहो, किम करणीयम क्या करना चाहिए, क्योंकि एवं एव न वासरः स्थायी, वासरः यह दिन, एवं एव इसी प्रकार से, स्थायी न स्थायी रहने वाला नहीं है, अर्थात संध्या और फिर रात्रि काल हो जाएगा तो साधन सामग्री लेकर आना संभव नहीं होगा। तो कहो क्या करना चाहिए। अब यहाँ वाच्यार्थ क्या है कि घर में सामान समाप्त हो गया है और जो नायिका है वह जाकर सामान लेकर आना चाहती है। क्यों? क्योंकि संध्या काल निकट है, संध्या का समय हो जाएगा अथवा रात्रि काल हो जाएगा, तो फिर बाहर से सामान लेकर आना संभव नहीं है। इसलिए अपनी माता से कहती है कि दिन को स्थायी रहने वाला थोड़े ही है, तो तुम मुझे बताओ क्या सामान लेकर आना है, मैं लेकर आती हूँ। यह सीधा सीधा वाच्यार्थ है। लेकिन इस वाच्यार्थ से जो व्यंग्यार्थ अभिव्यक्त हो रहा है वह क्या है? वृत्ति भाग में आचार्य मम्मट ने कहा, अत्र स्वैर विहारार्थिनी इति व्यज्यते। यहाँ पर नायिका स्वैर विहार की इच्छुक है, स्वयं स्वच्छंद विहार की इच्छुक है। यह व्यज्यते व्यंजित होता है, अर्थात यह व्यंग्यार्थ निकलता है। यह व्यंग्यार्थ श्रोता के वक्ता के वैशिष्ट्य से निकलता है। वक्ता जो कहने वाली है, कहने वाली नायिका स्वच्छंद विहार के लिए जाना चाहती है, तो यह वक्ता की विशिष्टता है। और इस वक्ता की विशिष्टता से यह अर्थ निकलता है कि संध्या काल होने वाला है, दिन इसी प्रकार से स्थायी नहीं रहेगा, तो मुझे अब विहार के लिए जाना है, या नायिका विहार के लिए जाने की इच्छुक है। यह जो व्यंग्यार्थ है यह वक्ता की विशिष्टता से यहाँ पर बोधित होता है। तो वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अनुभूति हो रही है। वाच्यार्थ क्या है? सामग्री खत्म हो गई है, बाहर जाना है और लेकर आना है, यह वाच्यार्थ है। लेकिन वक्ता की विशिष्टता है कि वह स्वच्छंद विहार की इच्छुक है और इसलिए वह रमण के लिए जाना चाहती है। यह वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति यहाँ पर हो रही है। यही चौथे बिंदु में हमने कहा, प्रथम उदाहरण में वक्ता की विशिष्टता से वाच्यार्थ से व्यंजकता की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ वक्ता की विशिष्टता वाच्यार्थ से व्यंजकता में कारण है या कारक है। तो यहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अनुभूति आपने देखी। अब दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया आचार्य मम्मट ने, लक्ष्यस्य यथा, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति जैसे की। उदाहरण दिया, साधयन्ती सखी सुभगम क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। साधयन्ती सखी, हे सखी,
साधयन्ती साधित करती हुई, शुभगम सौभाग्य को, मेरे प्रिय को साधित करती हुई, क्षणे क्षणे प्रत्येक क्षण मत कृते मेरे लिए दूना असी दुखी हुई हो, दूना असी दुखित हुई हो, पीड़ित हुई हो। तो हे सखी, क्षणे क्षणे प्रतिक्षण मत कृते मेरे लिए शुभगम, उस शुभग को, मेरे सौभाग्य को अर्थात मेरे नायक को साधयंती साधित करती हुई, मनाती हुई तुम दूना असी निश्चित ही दुखी हुई हो। और सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, सद्भाव और स्नेह में करने योग्य सदृशकम जो भी उचित कार्य थे, त्वया तुम्हारे द्वारा तावद विरचितम उन सबको किया गया। हे सखी, क्षणे क्षणे प्रतिक्षण मत कृते मेरे लिए शुभगम साधयंती, उस मेरे प्रिय नायक को या मेरे प्रिय को साधयंती साधित करती हुई, मनाती हुई तुम दूना सी दुखित हुई हो। और तुमने त्वया तुम्हारे द्वारा सद्भाव और स्नेह में जो कुछ भी करणीय है सदृशकम उन सभी उचित कार्यों को तावद विरचितम किया गया, अर्थात तुमने सभी कार्य मेरे लिए किए। अत्र अब यहाँ पर नायिका है, कोई नायिका अपनी सखी को, अपने प्रिय को मनाने के लिए भेजती है और वह सखी जो है वह नायक के साथ रमण करके लौटी है। नायिका उसके प्रति पीड़ित है, तो वह क्या कहती है कि हे सखी, तुमने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए, बड़ा तुमने परिश्रम किया, उस प्रिय को तुमने पुनः पुनः मनाया, तो मेरे लिए तुम अत्यंत दुखी हुई, पीड़ित हुई। और प्रेम में, सद्भाव में जो कुछ भी कर सकती थी तुम, वो सब कार्य तुमने मेरे लिए किया, तो मैं तुम्हें धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये इसका वाच्यार्थ है। लेकिन वस्तुतः यहाँ वाच्यार्थ बाधित हो जाता है, वाच्यार्थ की जो अनुभूति है वह सही प्रतीत नहीं होती है या बाधित हो जाती है, और तब लक्ष्यार्थ प्रवर्तित होता है। जब हम लक्षणा पढ़ेंगे तो लक्षणा का क्रम पढ़ेंगे, मुख्यार्थ का बाद होना और फिर मुख्यार्थ से संबद्ध लक्ष्यार्थ की प्रतीति होना। तो उसी को यहाँ पर हम बता रहे हैं कि वाच्यार्थ यहाँ बाधित होता है और फिर लक्ष्यार्थ की अनुभूति होती है। कि लक्ष्यार्थ क्या है यहाँ पर, कि मेरे लिए मत कृते दूना असी तुम पीड़ित हुई हो, ऐसा नहीं है, अपितु तुमने मेरे प्रति दुष्टता का आचरण किया है और सद्भाव और स्नेह में जो कुछ करना चाहिए था तुमने उसके विपरीत कार्य किया है, यह इसका लक्ष्यार्थ है। और फिर लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अनुभूति है। सखी का और कामुक का अपराध प्रकाशन यहाँ पर व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति है। वृत्ति भाग में स्पष्ट करते हैं मम्मटी से, अत्र यहाँ मत प्रियम, मेरे प्रिय के प्रति रमयंत्या रमण करते हुए त्वया तुम्हारे द्वारा शत्रुत्वम आचरितम इति, शत्रुता का आचरण किया गया, इति लक्ष्यम, यह लक्ष्यार्थ है। तेन च उसका, और कामुक विषयम, कामुक विषयक, सापराधत्व प्रकाशनम, अपराध का प्रकाशन, यहाँ पर व्यंग्यम व्यंग्यार्थ है। अर्थात मेरे प्रति तुमने शत्रुता का आचरण किया, यह तो लक्ष्यार्थ है। इसका वाच्यार्थ है तुमने सद्भाव और स्नेह में करने योग्य कार्य किया, मेरे लिए पीड़ित हुई, यह वाच्यार्थ है। लक्ष्यार्थ क्या है कि तुमने सद्भाव और स्नेह में करने योग्य कार्य नहीं किया और तुमने रमण किया मेरे ही प्रिय के साथ, तो यह शत्रुता का आचरण किया, यह लक्ष्यार्थ है। और उससे कामुक की और सखी की जो प्रवृत्ति है या उसका अपराध जो है उसका प्रकाशन यहाँ पर व्यंग्यार्थ है। इस उदाहरण में मैंने पहले भी जैसे अभी आपको बताया था पिछले उदाहरण में और उससे पहले भी कि कर्ता की, वक्ता की, बोद्धा की, प्रकरण की, देश की, काल की विशिष्टता कारक होती है व्यंग्यार्थ की अनुभूति में। तो जो पहला उदाहरण हमने पढ़ा वहाँ पर वक्ता का वैशिष्ट्य था, यहाँ पर बोद्धा की विशिष्टता, बोद्धा जो उसे सुन रहा है, जान रहा है, तो कौन है वह सखी, तो जो सखी है उसकी विशिष्टता के कारण यहाँ पर व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। तो इस उदाहरण में बोद्धा का वैशिष्ट्य व्यंजना का कारक है।
वाच्यार्थ है सखी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना कि तुमने मेरे लिए प्रिय को मनाया, यह मेरे लिए तुमने सद्भाव और स्नेह में करने योग्य कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। तो यह कृतज्ञता ज्ञापन यहाँ पर वाच्यार्थ है। स्नेह का ज्ञापन, सद्भाव का ज्ञापन और कृतज्ञता का ज्ञापन वाच्यार्थ है। फिर लक्ष्यार्थ क्या है? विपरीत लक्ष्यार्थ जो है वह उससे बिल्कुल उलट है। सदृशम जो पद आया है, उचित क्या था? मत शब्द था इस सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, सद्भाव और स्नेह में करने योग्य जो कुछ भी उचित है। तो यहाँ सदृशम जो पद है यह विपरीत अर्थ देगा और यह हो जाएगा विसदृशम, जो करने योग्य नहीं था वह तुमने किया। तो सदृशम का अर्थ हो गया यहाँ पर विसदृशम, ये लक्ष्यार्थ है। सदृशम बाधित हुआ और फिर उससे विपरीत लक्षणा हुई, विसदृशम इसका अर्थ हुआ। मत्कृते मेरे लिए दूना असी पीड़ित हुई हो, तो मत्कृते मेरे लिए किया और विपरीत लक्षणा से इसका अर्थ हो जाएगा स्वकृते, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया अपितु अपने ही लिए किया। इसी तरह से दूना असी दुखित हुई हो, पीड़ित हुई हो, यह तो वाच्यार्थ है और विपरीत लक्षणा से इसका अर्थ होगा हृष्टा असी, तुम पीड़ित नहीं हुई हो, तुम तो प्रसन्न हो गई हो। तो विपरीत लक्षणा से शब्दों के जो अर्थ हैं वे बिल्कुल विपरीत अर्थ देने लगे हैं। सदृशम का विसदृशम अर्थ हो गया, उचित के स्थान पर अनुचित कार्य किया। मत्कृते मेरे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। दूनासी दुखित नहीं हुई हो, हृष्टासी प्रसन्न हुई हो। और शत्रुत्वम आचरितम इति, तुमने मेरे प्रति शत्रुता का आचरण किया है, यह लक्ष्यार्थ यहाँ पर द्योतित होता है। वाच्यार्थ, फिर लक्ष्यार्थ और फिर लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ, क्योंकि हम यहाँ अर्थों की व्यंजकता की बात कर रहे हैं। पहले उदाहरण में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अनुभूति हो रही थी, यहाँ पर लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अनुभूति है। तो सखीगत और कामुकगत, प्रियगत जो नायक है उस नायक का और सखी का जो अपराध है उसको प्रकाशित करना यहाँ पर व्यंग्यार्थ है। ठीक है, यह हुआ लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ का कथन। अब तीसरा कथन कहते हैं व्यंग्यस्य यथा, व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ का कथन, अर्थात जैसे वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ हुआ, फिर लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ हुआ, अब व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का कथन कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं, पश्य निश्चल निष्पन्दा बिसिनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिर इव। पश्य देखो, बलाका यह बगुली, बिसिनी पत्रे कमलिनी के पत्ते पर, निश्चल निष्पन्दा बिल्कुल निश्चल और निष्पन्द, राजते सुशोभित हो रही है। निश्चल है, हिलडुल नहीं रही है, और निष्पन्द है, उसमें स्पंदन का भी अभाव है। ऐसी यह बलाका कमलिनी के पत्ते पर राजते सुशोभित हो रही है। कैसी सुशोभित हो रही है? निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता, निर्मल अत्यंत स्वच्छ, मरकत मरकत के मरकत कहते हैं पन्ने को, तो पन्ने के भाजन पात्र पर परिस्थिता सुशोभित होती हुई, शंख शुक्ति इव, शंख शुक्ति के समान, शंखगत सीपी के समान, या शंख शुक्ति जो शंख में सीपी है उसके समान। यहाँ पर कितनी सुंदर उपमा है, देखिए। कमलिनी का पत्ता जो है वह हरा है और उसके ऊपर सफ़ेद वर्ण की बगुली जो है वह बैठी हुई है। तो जैसे मानो मणि पन्ने का पात्र हो और उस पन्ने के पात्र के ऊपर सीपी विराजमान हो, सीपी रखी हुई हो, सीपी जो कि श्वेत है, मोती श्वेत होता है। तो शंख शुक्ति उसके ऊपर रखी हुई है, किसके ऊपर? पन्ने के पात्र के ऊपर। और पन्ने के पात्र में रखी हुई शंख शुक्ति क्योंकि निर्जीव है, हिलेगी डुलेगी नहीं, तो वह जितनी निश्चल और निष्पन्द होगी ऐसी ही निश्चल और निष्पन्द यह बलाका जो है, यह बगुली इस कमलिनी के पत्ते पर सुशोभित है। यह इसका वाच्यार्थ है। अब वृत्ति से देखिए, अत्र यहाँ पर निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वम्,
निष्पन्द पद का जो प्रयोग किया गया उससे क्या अभिव्यक्त हो रहा है? उसका आश्वस्त होना। स्पंदन भी नहीं है। यदि किसी पक्षी में या पशु में किंचित मात्र भी भय की अनुभूति होती है तो वह निरंतर हिलता डुलता है। कैसे? अपनी गर्दन को, अपने नेत्रों को इधर उधर करके देखता या जानने की कोशिश करता है कि कोई आ तो नहीं रहा है जो उसे यहाँ से भगा दे अथवा उसे पकड़ ले अथवा उसे मार डाले। किसी भी प्रकार का भय यदि उसके अंदर है तो उसके अंदर निष्पंदता नहीं हो सकती। बगुली निष्पंद है, इससे उसकी आश्वस्ति अभिव्यक्त होती है कि वह आश्वस्त है कि यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं, और कोई नहीं आएगा, यह आश्वस्ति का भाव इस बात को अभिव्यक्त करता है। किस बात को? तेन च जन रहितत्वम, कि यह स्थान बिल्कुल निर्जन है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तो यहाँ पर जो निष्पन्द पद का प्रयोग है उससे आश्वस्ति का भाव उत्पन्न होता है और उससे निर्जनता की सूचना मिलती है। अतः संकेत स्थानम एतद इति, यह ही उचित संकेत स्थल है, मिलने के लिए सही स्थान है, ऐसा कयाचित किसी नायिका के द्वारा कंचित प्रति, किसी नायक के प्रति उच्यते कहा जाता है। कोई नायिका किसी नायक को यह कह रही है कि देखो यहाँ कमलिनी के पत्ते पर यह बलाका कितनी निश्चल और निष्पन्द बैठी हुई है, अर्थात यह पूर्णतः आश्वस्त है, अर्थात यह एक अत्यंत निर्जन स्थान है, यहाँ कोई नहीं आता है, तो यह मिलने के लिए बिल्कुल उचित स्थल है। यह संकेत स्थान की सूचना देने के लिए किसी नायिका ने किसी नायक से कहा। अथवा मिथ्या वदसी, अथवा तुम झूठ बोलते हो कि तुम यहाँ आए थे। न तुम अत्र आगतः, तुम यहाँ पर नहीं आए होगे। इति व्यज्यते, यह व्यंग्यार्थ निकल रहा है। नायक ने कहा कि मैं यहाँ आया था लेकिन तुम यहाँ उपस्थित नहीं थी। यह बात बताने के लिए नायिका उससे कह रही है कि यह बलाका जिस तरह से निष्पन्द बैठी हुई है उससे यह स्पष्ट है कि तुम मिथ्यावादी हो, तुमने झूठ बोला कि तुम यहाँ आए थे, तुम यहाँ नहीं आए। यह इस बात से अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ देखिए ये हालकृत गाथा सप्तशती से लिया गया पद्य है और निश्चल जो वाच्यार्थ है उससे निर्भयता की अभिव्यक्ति हो रही है। यह व्यंग्यार्थ है। निश्चल बिल्कुल हिलना डुलना से रहित होकर बलाका का बैठना, तो निश्चल होना यह वाच्यार्थ है और उससे उसका निर्भय होना यह व्यंग्यार्थ है, और निर्भयता से निर्जनता की अभिव्यक्ति भी व्यंग्यार्थ है। यहाँ पर प्रकरण की विशिष्टता व्यंग्यार्थ की अनुभूति का या अभिव्यक्ति का कारक है। जैसे पहले उदाहरण में वक्ता का वैशिष्ट्य कारक था, दूसरे उदाहरण में बोद्धा का वैशिष्ट्य कारक था, ऐसे ही यहाँ जो भी प्रसंग उपस्थित हुआ है, नायक ने उसे उपालंभ दिया या नायिका को वह उस स्थान पर लेकर आया, या नायिका ने उसके प्रति कहा कि यह स्थान निर्जन है इसलिए हम यहीं मिलेंगे, तो जो भी प्रसंग चल रहा है, प्रकरण है, उस प्रकरण की विशिष्टता से यहाँ व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। तो प्रकरण की विशिष्टता यहाँ पर कारक है और रसानुकूल इसके व्यंग्यार्थ निकलते हैं। व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ क्या है? यहाँ पर इस स्थान का निर्जन होना, भय से रहित बलाका से निर्जनता जो है वह व्यंग्यार्थ है। और इसके अगर हम व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कहें तो यदि हम संभोग श्रृंगार परक इसका अर्थ निकालें तो यही दत्त संकेत स्थल है, मिलने के लिए उचित स्थान है। यह व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकल रहा है। व्यंग्यार्थ क्या है? निर्जनता, और उससे व्यंग्यार्थ क्या निकल रहा है कि यही मिलने के लिए उचित स्थान है। और यदि इसी का हम विप्रलंब श्रृंगार परक रसानुकूल वर्णन में अगर अभिव्यक्ति देखें व्यंग्यार्थ की, तो यहाँ नायक की मिथ्यावादिता जो है वह व्यंग्य है। निर्जनता व्यंग्यार्थ है। दोनों ही प्रसंग में संभोग श्रृंगार के संदर्भ में यह उचित मिलने का स्थान है, यह व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ निकल रहा है। निर्जनता से उचित मिलने का स्थान है, यह व्यंग्यार्थ निकल रहा है। और निर्जनता रूप व्यंग्यार्थ से विप्रलंब श्रृंगार में जो व्यंग्यार्थ निकल रहा है वह है नायक की मिथ्यावादिता की अभिव्यक्ति।
इसे अगर हम रसानुकूल व्यंग्य ना भी कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ और पुनः व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति है। कैसे? वाच्यार्थ है निर्भयता, वाच्यार्थ है निश्चलता, निष्पन्दता, उससे निर्भयता व्यंग्यार्थ है। उस निर्भयता अभिव्यक्त हो रही है और निर्भयता से जो निर्जनता है वह व्यंग्य है। उस निर्जनता से यही उचित मिलने का स्थान है, यह व्यंग्यार्थ है। या उचित मिलने का स्थान है यह कहा गया था और तुमने कहा तुम यहाँ आए थे लेकिन नहीं आए हो, तुम झूठ बोल रहे हो, यह पुनः व्यंग्यार्थ से और व्यंग्यार्थ निकल रहा है। व्यंग्यार्थ, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि व्यंग्यार्थ अतिरिक्त अर्थ है और यह सहृदयों के अपने जो भाव हैं, अपनी जो रस के प्रति अभिव्यक्ति, रस के प्रति अनुभूति की जो प्रक्रिया है, वो जितना अधिक सहृदय होगा उतना अधिक रस को अनुभूत कर पाएगा, उतनी अधिक कल्पनाशीलता होगी, उतना अधिक वह भावों को आत्मसात कर पाएगा और व्यंग्यार्थ से और व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थों की परिकल्पना कर सकता है। तो इस तरह से यह पूरी तरह से अतिरिक्त अर्थ होता है और यह सहृदय की अपनी अनुभूति और अपनी काव्य की समझ पर निर्भर करता है, जिसमें कारक वक्ता की, प्रकरण की, बोधा की, देश की, विशिष्टता आदि बनते हैं। लेकिन अंततः जो सहृदय सामाजिक है उसकी अपनी समझ, उसका अपना भाव ही इसका मुख्य आधार बनता है। तो हम व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ और फिर उससे और व्यंग्यार्थ की परिकल्पना भी यहाँ पर मान सकते हैं। कुल मिलाकर इन 3 उदाहरणों के माध्यम से आचार्य मम्मट ने वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का प्रसंग उपस्थित किया और इसका जो मुख्य महत्ता है इस प्रसंग को कहने की या इस पंक्ति को कहकर उसके 3 उदाहरण देने की कि व्यंग्यार्थ कितना महत्वपूर्ण है और उसकी अभिव्यक्ति और अनुभूति जो सहृदय है वह कहाँ तक कैसे कर सकता है, उसको बताना यहाँ पर उद्देश्य है। और साथ ही ये भी कहना कि 3 प्रकार के शब्द हैं, 3 प्रकार के अर्थ हैं, लेकिन 3 प्रकार के अर्थों से पुनः व्यंग्यार्थ की भी अनुभूति या अभिव्यक्ति हो सकती है। ये यहाँ आचार्य मम्मट ने बताया। ये प्रसंग यहीं तक। इसके बाद जो वाचक शब्द कहा आचार्य मम्मट ने सबसे पहले, तो उस वाचक शब्द का अब विस्तार से विश्लेषण करेंगे। उसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।